अननोन फैक्ट्स अबाउट बॉलीवुड फिल्म्स। इस सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बॉलीवुड में कुछ फिल्म ऐसी होती है जो सिर्फ हिट नहीं होती, वे पूरा फॉर्मूला बदल देती है। आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, यादों की बारात, जो 1973 में रिलीज हुई थी, एक ऐसी ही फिल्म थी। इसमें रिवेंज है, तीन बिछड़े भाई हैं, स्टाइलिश विलन है, रोमांस है, चोरी है, कॉमेडी है, अनफॉरगेटेबल सॉन्ग्स हैं और एक ऐसा रियूनियन है जिसमें इमोशन भी है और फुल ऑन ड्रामा भी है। लेकिन इस फिल्म के पीछे कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो इसे और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कुछ फैक्ट्स इसकी स्टोरी आइडिया से छुप रहे हैं, तो कुछ इसकी कास्टिंग से और कुछ म्यूजिक से, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आप कहेंगे, अरे यह तो मुझे पता ही नहीं था। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऐसे हैं जो शायद आपको पता नहीं होंगे। तो बिना वक्त बर्बाद किए हुए हम चालू करते हैं अननोन फैक्ट्स अबाउट बॉलीवुड मूवी यादों की बारात। यादों की बारात रिलीज हुई थी 2 नवंबर 1973 को, और जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो इसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। इस फिल्म के निर्देशक थे नासिर हुसैन और इसे लिखा था लेखकों की महान जोड़ी सलीम जावेद ने। उन दोनों ने मिलकर ऐसी फिल्म बनाई जिसने 4 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन किया और ये 1973 की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी। इस फिल्म की स्टार कास्ट में शामिल थे धर्मेंद्र, विजय अरोड़ा, तारिक खान, और इसके साथ ग्लैमर का तड़का लगाया था जीनत अमान और रितु सिंह ने। कई छोटे बड़े कैरेक्टर आर्टिस्ट के साथ इस फिल्म के विलेन बने थे अजीत। अजीत ने इस फिल्म में एक कूल विलेन का रोल निभाया था और उससे उन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी। यह बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यादों की बारात और 1973 की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म जंजीर में एक बेसिक सिमिलरिटी थी। दोनों ही फिल्म्स में एक बच्चा अपने पेरेंट्स की हत्या देखता है और बड़ा होकर वो उस किलर तक पहुंचने और बदला लेने की कोशिश करता है। लेकिन जहां जंजीर में हीरो को किलर की पहचान एक चेन के रूप में याद रहती है, वहीं यादों की बारात में पहचान का क्लू है किलर के अलग अलग नंबर के शूज। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही फिल्म्स के राइटर थे सलीम जावेद, लेकिन दोनों की स्टोरीज का ट्रीटमेंट अलग अलग था। जंजीर एक एंग्री इंटेंस क्राइम ड्रामा बन गई, जबकि यादों की बारात एक म्यूजिकल फैमिली रिवेंज एंटरटेनर बन गई। इट इज सरप्राइजिंग टू नोट दैट एक ही स्टोरी आइडिया पर बनी एक ही साल में दोनों फिल्म हिट रही। न केवल हिट रही, बल्कि उस साल की टॉप 5 फिल्म में शामिल हुई। ऐसा सिर्फ 1973 में ही हो सकता था। फिल्म के डायरेक्टर नासिर हुसैन ने बाद में बताया था कि दरअसल उन्हें इस फिल्म की इंस्पिरेशन एक इटालियन वेस्टर्न फिल्म डेथ राइड्स अ हॉर्स से मिली थी। उस फिल्म में भी बच्चा अपने पेरेंट्स की हत्या करते हुए देखता है और बाद में रिवेंज चाहता है। लेकिन नासिर हुसैन ने इस आइडिया को पूरी तरह बॉलीवुड स्टाइल में बदल दिया। उन्होंने एक बच्चे की जगह 3 भाई बनाए। एक भाई रिवेंज ड्रिवन हीरो बना, जिसका रोल धर्मेंद्र ने किया था। दूसरा रोमांटिक हीरो बना, जिसका रोल विजय अरोड़ा ने निभाया था। और तीसरा म्यूजिक से जुड़ा कैरेक्टर बना था, जिसे तारिक ने प्ले किया था। जंजीर के अलावा यादों की बारात की सिमिलरिटी एक और दूसरी फिल्म से भी थी। यह फिल्म थी 1965 की ब्लॉकबस्टर फिल्म वक्त, जिसे यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म की तरह वक्त में भी पेरेंट्स और 3 बच्चे अलग हो जाते हैं और बाद में वे अलग अलग लाइफ्स जीते हैं और धीरे धीरे फिल्म में एक दूसरे के सामने आते हैं और अंत में उनका रियूनियन होता है। यादों की बारात में भी 3 भाई अलग अलग हो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ पेरेंट्स की हत्या हो जाती है और पूरी स्टोरी रिवेंज के आसपास घूमती है। एक और सिमिलैरिटी देखिए, वक्त में राजकुमार का कैरेक्टर चोरी से जुड़ा हुआ है और यादों की बारात में भी धर्मेंद्र का कैरेक्टर चोरी की दुनिया से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। यह कॉपी नहीं था, यह उस दौर की पॉपुलर स्टोरी टेलिंग लैंग्वेज थी। लॉस्ट फैमिली, हिडन आइडेंटिटी, रोमांस और अंत में ग्रेट रियूनियन। कहा जाता है कि जब नासिर हुसैन ने धर्मेंद्र को अपनी इस फिल्म के लिए साइन किया था, तब उनके पास पूरी कहानी फाइनल नहीं थी। उन्होंने पहले धर्मेंद्र की डेट ब्लॉक की और उस पे बाद में स्टोरी को शेप दिया।
धर्मेंद्र को जंजीर की स्टोरी के बारे में पता था क्योंकि सलीम खान ने पहले यह स्टोरी उन्हें सुनाई थी। इनफैक्ट वह जंजीर में काम भी करने वाले थे। अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस, धर्मेंद्र ने स्टोरी आइडिया सुनने के बाद नासिर हुसैन और सलीम जावेद की मुलाकात करवाई थी और अपनी फिल्म की स्क्रीन प्ले को डेवलप करवाया था। आज ये सुनकर बहुत सरप्राइजिंग लगता है, लेकिन धर्मेंद्र के छोटे भाई के रोल के लिए पहले अमिताभ बच्चन को कंसीडर किया गया था, लेकिन उस समय वे एक फ्लॉप एक्टर थे, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा अमिताभ बच्चन को न लेने के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अमिताभ बच्चन को कास्ट करने से फिल्म की मार्केट वैल्यू पर असर पड़ सकता है। लेकिन फिर 1973 में सब कुछ बदल गया जंजीर की रिलीज के साथ। जंजीर रिलीज होकर ब्लॉकबस्टर हिट हो गई और पहले जो डिस्ट्रीब्यूटर अमिताभ बच्चन को लेने के लिए मना कर रहे थे, उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेने के लिए नासिर हुसैन पर प्रेशर बनाने के लिए करना चालू किया। लेकिन तब तक शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी और विजय अरोरा यह रोल निभा रहे थे, इसलिए नासिर हुसैन ने कुछ भी फेरबदल करने से मना कर दिया। अमिताभ बच्चन के अलावा रणधीर कपूर का भी नाम धर्मेंद्र के छोटे भाई के रोल के लिए आया था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी और आखिरकार वह रोल विजय अरोरा के पास गया। विजय अरोरा उस समय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ग्रेजुएट थे और उसने गोल्ड मेडलिस्ट भी थे। उन्होंने 1972 की फिल्म जरूरत से अपना करियर शुरू किया था। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आशा पारेख ने नासिर हुसैन को विजय अरोरा का नाम सजेस्ट किया था, क्योंकि वे उनके साथ पहले राखी और हथकड़ी नाम की फिल्म में काम कर चुकी थी। इस फिल्म के लिए विजय अरोरा के अपोजिट एक यंग और मॉडर्न और ग्लैमरस हीरोइन की जरूरत थी। नासिर हुसैन की फेवरेट लीडिंग लेडी आशा पारेख थी। आशा पारेख के डेब्यू के बाद नासिर हुसैन ने जितनी भी फिल्म बनाई उस सब में लीडिंग लेडी आशा पारेख ही थी। लेकिन यादों की बारात में ले सिचुएशन कुछ अलग थी। यादों की बारात के लिए जो हीरोइन चाहिए थी वो यंगर चाहिए थी और ऐसी लड़की चाहिए थी जो कि फ्रेश हो। उस समय जीनत अमान बहुत पॉपुलर हो रही थी। उनकी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा बहुत बड़ी हिट हो चुकी थी। तो नासिर हुसैन ने डिसाइड किया जीनत अमान को इस फिल्म में कास्ट करने के लिए। जीनत अमान ने इस फिल्म में न केवल ग्लैमर प्रोवाइड किया, बल्कि उन्होंने इस फिल्म में 1970 का मॉडर्न और स्टाइलिश फील दिया। उनके सीन्स और सॉन्ग ने रिवेंज स्टोरी के बीच एक ग्लैमरस पॉज क्रिएट किया। इस फिल्म से डेब्यू किया था हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने। जी हाँ, आमिर खान ने इस फिल्म में यंग रतन का रोल बनाया था, जो बड़ा होकर तारिक बने थे। यह भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि तारिक भी नासिर हुसैन के नेफ्यू ही थे। तो सोचिए, 1973 में टाइटल सॉन्ग के इमोशनल सीन में दिखाई दिया एक बच्चा बाद में फिल्म इंडस्ट्री का मिस्टर परफेक्शनिस्ट बन जाता है। इस फिल्म में एक गाने में नीतू सिंह भी नजर आई थी। नीतू सिंह उस समय पूरी तरह एस्टैब्लिश्ड लीडिंग एक्ट्रेस नहीं थी, लेकिन इस फिल्म के इस सॉन्ग ने उन्हें बहुत नोटिस करवाया और धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और उन्हें लीडिंग लेडी के रोल्स मिलने लगे। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस फिल्म के आइकॉनिक विलेन शाकाल के बारे में। शाकाल नाम कहाँ से आया था? दरअसल फिल्म के पब्लिसिटी इंचार्ज का नाम जीपी शाकाल था और कुछ अकाउंट्स में यह बताया गया है कि नाम उन्हीं से इंस्पायर होकर फिल्म में रखा गया था। यह नाम सलीम जावेद को इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी मेमोरेबल फिल्म शान में भी इसी का नाम इस्तेमाल किया था। जंजीर और यादों की बारात दोनों ही फिल्म में अजीत मेन विलन थे। सलीम जावेद ने नासिर हुसैन को कहा था कि दोनों ही फिल्म का रिवेंज एंगल थोड़ा सिमिलर है, इसलिए विलेन को अलग एक्टर से करवाना बेहतर होगा। लेकिन उस समय कोई दूसरा एक्टर उस रोल के लिए तैयार नहीं था, इसलिए नासिर हुसैन को अजीत को ही कास्ट करना पड़ा। एंड ऑनेस्टली, अजीत का काम, स्टाइलिश और डेंजरस विलन का लुक इतना इफेक्टिव था कि शायद किसी और को इमेजिन करना मुश्किल है। उनका विलन लाउड नहीं था, वह सिर्फ स्क्रीन पर आते थे और ऑडियंस को समझ में आता था अब ट्रबल शुरू होने वाली है।
बात करते हैं फिल्म के सबसे उजले पक्ष यानी फिल्म के संगीत के बारे में। नासिर हुसैन की सारी फिल्मों का संगीत बहुत उम्दा होता था। वे अपने संगीतकारों से काफ़ी मेहनत करवाते थे। इनफैक्ट 1965 की तीसरी मंजिल के बाद उन्होंने जितनी भी फिल्म बनाई उस सब में म्यूजिक डायरेक्टर ग्रेट आर डी बर्मन ही थे। इस फिल्म में भी उन्होंने आर डी बर्मन को ही अपने म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में चुना था। आर डी बर्मन ने उनके सिलेक्शन को सही साबित किया और फिल्म में एक ब्लॉकबस्टर म्यूजिक दिया। इस फिल्म के सभी गाने हिट थे। चलिए जानते हैं एक एक करके सभी गानों के बारे में। फिल्म का सबसे आइकॉनिक सॉन्ग था चुरा लिया है तुमने जो दिल में। नासिर हुसैन इस सॉन्ग में पहले जीनत अमान को एक ट्रेडिशनल सलवार कमीज के लुक में देखना चाहते थे, लेकिन जीनत अमान ने रिक्वेस्ट की कि अगर उन्हें उनकी स्टाइल के अनुसार कॉस्ट्यूम पहनने दिए जाएं तो सॉन्ग बहुत ज़्यादा फ्रेश और मॉडर्न लगेगा। नासिर हुसैन ने इस फिल्म बात के लिए उन्हें परमिशन दे दी। रिजल्ट, गिटार के साथ जीनत अमान का लुक इतना आइकॉनिक बना कि आज भी वह क्लासिक बॉलीवुड रोमांस और 1970s के फैशन का सिंबल माना जाता है। इस फिल्म के साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी जुड़ा हुआ है कि इसका जो मुखड़ा है यानी जो ओपनिंग बार्स हैं वह एक इंग्लिश फिल्म जो 1967 में रिलीज हुआ था उससे मिलता जुलता है। यह फिल्म था इफ इट इज ट्यूसडे इट मस्ट बी बेल्जियम। लेकिन आर डी बर्मन ने इस फिल्म का ऑर्केस्ट्राइजेशन और आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का इस्तेमाल इस खूबी से किया कि यह फिल्म क्लासिक बॉलीवुड सॉन्ग बन गया। आज भी यह सॉन्ग किसी भी व्यक्ति के लव सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट में जरूर शामिल होता है। फिल्म का टाइटल सॉन्ग यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे सिर्फ एक हिट सॉन्ग नहीं था, यह पूरी स्टोरी का इमोशनल बैकबोन था। यह सॉन्ग फिल्म में 3 अलग अलग स्टेजेस पर आता है। पहला वर्जन चाइल्डहुड मेमोरी के रूप में आता है जिसमें मेन वॉइस लता मंगेशकर की थी, लेकिन इसके साथ 2 चाइल्ड आर्टिस्ट की वॉइसेस भी थी। क्या आप जानते हैं कि ये चाइल्ड आर्टिस्ट कौन थे? अपने समय की फेमस अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे और उनकी बहन शिवांगी कोल्हापुरे ने इस फिल्म में इस गाने में अपनी आवाज दी थी। इसका बीच में दूसरा छोटा पोर्शन किशोर कुमार की आवाज में सुनाई देता है और क्लाइमेक्स में यही सॉन्ग मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की आवाज में आता है, जहां ब्रदर्स की रीयूनियन होती है और उन्हें पता चलता है कि वे एक दूसरे के भाई हैं। आजकल मैशअप्स और मेडली सॉन्ग बहुत कॉमन है, लेकिन यादों की बारात में नासिर हुसैन और आर डी बर्मन ने काफ़ी पहले ये एक्सपेरिमेंट कर लिया था। इस फिल्म में एक सॉन्ग है आपके कमरे में कोई रहता है, जिसमें कई म्यूजिकल पोर्शंस हैं और रेफरेंसेस का प्लेफुल कॉम्बिनेशन है। इस सॉन्ग को आवाज़ दी है किशोर कुमार, आशा भोसले और खुद आर डी बर्मन ने। सॉन्ग के अरेंजमेंट में पंचम दा ने अपने पिता एस टी बर्मन की फिल्म सुजाता के टाइटल म्यूजिक से इंस्पायर्ड म्यूजिकल फ्रेसेस को नए क्लब स्टाइल मूड में यूज़ किया था। बाद में सॉन्ग में एनर्जेटिक रिदम और अदर म्यूजिकल रेफरेंसेस को जोड़कर उसे हाई एनर्जी मेडली बना दिया गया था। तो इस तरह आर डी बर्मन ने 1973 में ही बॉलीवुड में मैशअप कल्चर को जन्म दिया था। इस फिल्म के अन्य गाने थे लेकर हम दीवाना दिल। इस गाने में नीतू सिंह और तारिक शाह हमें दिखाई देते हैं। यह सॉन्ग अपने यूनिक ऑर्केस्ट्राइजेशन और आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ के लिए बहुत फेमस हुआ था। फिल्म में एक और बहुत सुंदर गाना था जो कि एक लव सॉन्ग था। यह गाना विजय अरोड़ा और जीनत अमान पर फिल्माया गया था, जबकि इसे आवाज़ दी थी आशा भोसले और किशोर कुमार ने। यह गाना था मेरी सोनी मेरी तमन्ना। इस सॉन्ग की प्लेसिंग फिल्म में बहुत ही खूबसूरत थी और फिल्म में यह पूरी तरह उभर के सामने आता है। आर डी बर्मन का ब्लॉकबस्टर म्यूजिक इतना पॉपुलर हुआ था कि आज 50 साल से ज़्यादा के बाद भी यह फिल्म का साउंड ट्रैक हर म्यूजिक लवर की पहचान और पसंद बन चुका है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1973 में रिलीज हुई यादों की बारात उस साल की सेकेंड टॉप ब्लॉकबस्टर मूवी थी। पहले नंबर पर थी राज कपूर की बॉबी। इसके अलावा उस साल की अन्य हिट फिल्म थी जंजीर, जुगनू एटसेट्रा।
इस फिल्म की इतनी तारीफ हुई थी और इतनी पॉपुलर हुई थी कि इसे बहुत सारी लैंग्वेजेस में बनाया गया था, रीमेक किया गया था। इसका रीमेक तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्म में हुआ था। फिल्म इंडिया के बाहर भी पॉपुलर हुई थी, खासकर चाइना और रोमानिया जैसे देशों में, जहां पर इस फिल्म को काफ़ी सफलता मिली थी। तो दोस्तों, यादों की बारात सिर्फ 3 भाइयों की स्टोरी नहीं थी। यह एक ऐसी फिल्म थी जिसने इटालियन वेस्टर्न इंस्पिरेशन को बॉलीवुड मसाला में कन्वर्ट किया था। इस फिल्म ने यह साबित किया था कि अगर स्टोरी में इमोशन हो, कैरेक्टर्स मेमोरेबल हो और सॉन्ग्स दिल में उतर जाए तो 50 साल बाद भी फिल्म याद रहती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा। क्या आप चाहते हैं कि MM टॉक्स की अगली वीडियो में हम जंजीर, शोले, अमर अकबर एंथोनी या किसी और बॉलीवुड क्लासिक पर बात करें? अगर आप चाहते हैं और आपके दिमाग में कोई विशेष फिल्म है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इस तरह की और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट कीजिए। अगले अंक में हम एक और लेजेंडरी बॉलीवुड फिल्म के अननोन फैक्ट्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।